नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। गौतम अडानी की 5 बड़ी कंपनियों से जो शेयर हैं वो और ठंडे पड़ गए हैं, जबकि अडानी पर इस देश की राजनीति बेहद गर्म है। कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दल अडानी पर जेपीसी की मांग पर अडिग हैं और आज भी उन्होंने संसद को चलने नहीं दिया। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अति आक्रामकता सभी को चौंका रही है और खास तौर पर विपक्षी दलों को। केजरीवाल ने राहुल से भी कहीं ज्यादा तीखे तेवरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। चर्चा यह भी है कि कहीं देश में गुजरात जैसा चुनावी माहौल बनाने की कोशिश तो केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। मंथन आज इन्हीं मुद्दों पर। राहुल गांधी पर तो कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी का कहना है कि राहुल नहीं, उनके लिए लोकतंत्र ज्यादा मायने रखता है। पार्टी राहुल को नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जंग को और तेज करेगी। इस क्रम में आज देर शाम लाल किले से मशाल जुलूस कांग्रेस ने निकाला, लेकिन पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें हैं उस मशाल जुलूस की जिसको रोका गया। पुलिस ने लाल किले से रोका और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जुलूस निकालने नहीं दिया। मशाल जुलूस ये कहकर रोक दिया कि इसकी परमिशन है नहीं। इसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, नारेबाजी की। पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री भारत के, उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया। जेपी अग्रवाल, राज्यसभा के सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कल से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जय भारत सत्याग्रह का ऐलान कर चुकी है और इस सत्याग्रह के तहत पूरे देश में पार्टी के तमाम कार्यक्रम होंगे। पार्टी ने आज शाम कार्यकर्ताओं की मशाल जुलूस निकाल रहे कार्यकर्ताओं, नेताओं की गिरफ्तारी, हिरासत में ले जाने के बाद ये कहा कि तानाशाह सत्य और सत्याग्रह से डर गया है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कल देर रात तक चली विपक्षी दलों की बैठक में नरेंद्र मोदी और बीजेपी से मुकाबले के लिए पार्टी और जो विपक्ष है वो किन किन मुद्दों को धार दे, इस पर विशेष चर्चा हुई। एक खबर यह भी आई कि विपक्षी दल लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी पर इस बीच चौतरफा हमला किया है और ये भी खबर आई कि ईपीएफ का पैसा भी अडानी के शेयरों में लगा दिया गया है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक तरीके से यह निवेश जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। इसे लेकर अलग अलग तरीके से राजनीति हो रही है। तमाम कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया। वो कह रहे हैं कि जब अडानी की कंपनियां डूब रही हैं, आज भी उनकी 5 कंपनियां न्यूनतम स्तर पर चली गई, उसके बाद भी इस सरकारी पैसा, आम आदमी का पैसा, आम कर्मचारी का पैसा, ये लगा कौन रहा है? इस सवाल आम जो लोग हैं, कर्मचारी संगठन हैं और पार्टी के लोग, जो तमाम विपक्षी दल हैं, वो पूछ रहे हैं। वास्तव में ये बड़ा चौंकाने वाला है कि ईपीएफ का पैसा भी जब अडानी की डूबती कंपनियों पर लग जाए तो वास्तव में भी कर्मचारियों का, इस देश के कर्मचारियों का भविष्य संकट में आ सकता है। आया नहीं है लेकिन आ सकता है। और अगर अडानी के शेयर और गए तो मुझे लगता है कि लोगों को अपना फंड, पेंशन, बेटी की शादी, बहुत सारी दिक्कतों का, जो कर्मचारी हैं जिनका पैसा ईपीएफ में जमा होता है और उनकी पूरी ताउम्र लोग इसकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा करते रहते हैं कि चलिए आखिरी में कुछ काम हो जाएंगे, कुछ जीवन चलेगा, लेकिन वास्तव में ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर में कहा कि क्षेत्रीय दल भाजपा को परास्त कर देंगे। 3 दिन पूर्व यादव ने दिल्ली में सलाह दी थी कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे करके यह लड़ाई लड़े। इस बहुत सारी बातें हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के विस्तार के शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे। 2 ऐसे शख्स भी मंच पर दिखे
पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बिल्कुल मंच पर प्रमुख रूप से बैठे थे अमित शाह के बगल में, और नितिन गडकरी। ये संकेत और संदेश भी अलग तरीके के आ रहे हैं। गडकरी भी नाराज चल रहे हैं और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को तो किनारे ही कर दिया गया। आज उन्हें एक स्थापित करके मंच पर बैठाया गया था। इसके तमाम संकेत और संदेश हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही, इशारों में कहा कि 1984 के काले पृष्ठ अभी मिटे नहीं हैं। वो 1984 के सिख दंगों की बात कर रहे थे कार्यकर्ताओं के बीच। एक बात और प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि हम आरोप प्रत्यारोपों पर नहीं पड़ेंगे। प्रधानमंत्री इस बात को कहते रहे कि वो आरोप प्रत्यारोपों में कार्यकर्ता ना पड़े और अब संगठन को मजबूत करें। हम संगठन को मजबूत करके ही यहाँ तक आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री का ये संबोधन चल रहा है। वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि भाई हम संगठन के दम पर यहाँ पहुँचे हैं और ये भवन नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं का विस्तार है, ये कार्यकर्ताओं के श्रम का विस्तार है, ये उनकी मेहनत का विस्तार है। ये सीधी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण दो तीन बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि संगठन के दम पर ही हम 2 सीटों से 302 लोकसभा सीटों तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री को सुन लिया जाए। भाजपा की एक और विशेषता है कि हमारी पार्टी समाज के साथ जुड़कर के काम करती है। भाजपा में समाज की सेवा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को गढ़ा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल भाजपा सांसद अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताएं करा रहा है। इनके आयोजन में बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के वहां के स्थानीय कार्यकर्ता ही निभा रहे हैं। इसमें देश के लाखों युवाओं को भाग लेने का मौका मिल रहा है। हजारों युवाओं को पदक मिल रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं और हमें भी क्षेत्र के सामर्थ्य का परिचय होता है। इसी तरह कहीं कोई प्राकृतिक आपदा हो, समाज के सामने कहीं कोई चुनौती आए या फिर रक्तदान जैसे समाज सेवा से जुड़ा अभियान हो, भाजपा के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिरी तक मोर्चे पर डटे रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया, उनका हौसला बढ़ाया। सांसद खेल कुंभ के जरिए जो आयोजन चल रहे हैं, कुल मिलाकर आज भाजपा मुख्यालय के विस्तार कार्यक्रम से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को 2024 का रोड मैप दिया, उनमें ऊर्जा भरी और तमाम सारी बातें कही। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जो बैठक हुई उसका दृश्य आपको दिखा देते हैं कि क्या किस तरीके से बैठक में कौन कौन लोग थे। सोनिया गांधी थे, राहुल गांधी थे और बहुत सारे नेता थे। वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। 18 दलों के नेता, उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ के बाकी यहाँ 18 दलों के विपक्षी नेता थे। सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे, खड़गे ने बैठक बुलाई थी, वो मेजबान थे। ये कहा यह जा रहा है कि विपक्ष एक बहुत तगड़ा मोर्चा बनाने जा रहा है और कांग्रेस इसमें त्याग की भूमिका में रहेगी। ये खबरें हैं बहुत बड़ा त्याग का कांग्रेस करने जा रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से इस त्याग का उल्लेख कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी वास्तव में क्षेत्रीय दलों के लिए, अन्य दलों के लिए कुछ अलग तरीके की भूमिका निभाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, उसका नारा है कि लोकतंत्र बचाओ, और लोकतंत्र बचाने के लिए वो मोदी को किसी भी कीमत पर हटाने के लिए सारे यत्न प्रयत्न कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब जिस बयान की हमने बात की अरविंद केजरीवाल के, उस बयान को आप सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ने इतने तीखे बयान दिए। ये इस बयान के निहितार्थ हैं, क्योंकि इससे पहले केजरीवाल प्रधानमंत्री के प्रति बहुत इतने आक्रामक तो मुझे कभी नहीं दिखे। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे।
मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या है। अडानी आके बताता है पैसा यहां लगा लो, इस देश में चलते हैं, वहां की ये कंपनी खरीद लेते हैं। ये जो गोरे हैं ना, बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। ये ऐसे इतने भोले वाले नहीं है कि यहाँ पे आए और कह गए मोदी जी दुनिया के, वो पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता बदले में क्या साइन करा के ले जाते हैं। यही हुआ था 17वीं 18वीं सदी के अंदर हमारे देश में। 2 दिन पूर्व इसी दिल्ली विधानसभा में, जहां भी अरविंद केजरीवाल को आपने बोलते सुना, दिल्ली की विधानसभा में वो प्रधानमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका साथ। केजरीवाल के हमले आज भी उन्होंने विधानसभा के अंदर जो ये बातें 2 दिन पूर्व की हमने सुनाई, आज भी इसी तेवर में थे, यही सारी बातें की और एक नया अध्याय उन्होंने जोड़ दिया कि भाई अडानी का जो पैसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अब बीजेपी उनसे क्यों नहीं हिसाब किताब मांग रही केजरीवाल से, ये केजरीवाल जाने और बीजेपी जाने। क्योंकि अगर ये बात राहुल गांधी बोलते तो कहते करे तो प्रधानमंत्री का आपने अपमान कर दिया, ओबीसी का आपने अपमान किया, इस देश के तमाम पिछड़े शोषित दलित सर्वहारा समाज का आपने अपमान कर दिया, भ्रष्ट बता दिया। अब बताइए, लाइए हिसाब किताब लाइए, अडानी के बैलेंस शीट लेकर आइए, कहीं उसमें मोदी का पैसा कहाँ है। लेकिन केजरीवाल का इतना आक्रामक होना, कुछ मसला तो है। अखिलेश यादव आज कानपुर में थे, सारस वाला प्रकरण उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सारस को कानपुर के प्राणी उद्यान लाया गया है और उसे देखने के लिए वहां पहुंचे। उसके अलावा एक कार्यक्रम में भी हो गए थे। पत्रकारों ने जब बीजेपी और पूरे विपक्ष के बारे में उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो बीजेपी को हराने में सक्षम है। ये साजिश षड्यंत्र बड़ा है, इसलिए आप समझदारी से काम लीजिए। रीजनल पार्टियां लगातार मुकाबला कर रही हैं बीजेपी का, और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र है कांग्रेस या अन्य दल वो किस रूप में किसके साथ खड़े हैं। 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी का जो आज गठबंधन है, जो दल हमारे साथ हैं, उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2 दिन पूर्व दिल्ली में ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अपनी भूमिका बदलनी होगी। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अब सीधे मंथन करेंगे। आज हमारे साथ कोई राजनीतिक मेहमान नहीं है, पॉलिटिकल एनालिस्ट और राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले लोग हमारे साथ में। शशांक यादव समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ वो मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से वकील भी हैं और पार्टी से ज़्यादा मैं उनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मानता हूँ। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव पंचौली हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिल्ली से अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी बहुत धन्यवाद। और आलोक भदौरिया इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। संजीव पंचोली जी भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कैटर करते हैं, सहमत हैं उससे, और जैसा कि आप उनको देख रहे होंगे स्क्रीन में। मैं सीधे आलोक भदौरिया जी के पास जाऊंगा, मंथन की शुरुआत करूंगा। आलोक जी, पिछली दफ़ा जब हम लोग मंथन में थे उस दौर में उस दिन राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, बहुत सारी बातें थीं। अब बहुत सारी बातें नई हो गई हैं। आज मैं इस बात को लेकर शुरू करूंगा कि अरविंद केजरीवाल इतने आक्रामक क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात का जब चुनाव था तब भी वो इतने आक्रामक नजर आ रहे थे। अचानक वो
इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी उनके सामने कहीं दूर दूर तक टिकी नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसा प्रधानमंत्री का है। धन्यवाद दुर्गेश जी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से भाषणबाजी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि वो इतने चतुर हैं कि उन्होंने ये सारे बयान अपने उसमें दिए, सदन के अंदर दिए। तो विपक्ष के सामने जो डर जो पैदा है, जो 2024 के बाद वाला जो पैदा होना चाहिए था, वो पैदा अभी पिछले 4 महीने के घटनाक्रम में वो अभी आ गया। मेरा मानना है कि 2024 और 2023 में ही आ चुका है। अब इसमें विपक्ष को अब ये भी समझ में आ गया है कि जब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और एक मजिस्ट्रेट के एक आदेश से सर्वाधिक सजा हो सकती है, तो ऐसे तमाम सारे बयान, तमाम सारे मुकदमे कहीं भी दायर किए जा सकते हैं। आप याद करिए कि कुछ एक हमारे पत्रकार थे विनोद दुआ जी ने एक विश्लेषण किया था, अब तो स्वर्गीय हैं वो। तब आप याद करिए उनके मुकदमे कहाँ कहाँ दर्ज हुए थे, एक विश्लेषण था। सवाल है कि अगर आप अभिव्यक्ति को अगर रोकेंगे तो उसमें दिक्कत तो आनी है। और विपक्ष के साथ में भी यही दिक्कत है कि विपक्ष को अब ये समझ में आ रहा है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ अगर कार्रवाई हो सकती है इतने सामान्य केस में, तो आप ये मान करके चलिए कि मैं इसमें कोर्ट के किसी फैसले पर नहीं टिप्पणी करना चाह रहा हूं, मैं तो उस प्रवृत्ति पर टिप्पणी करना चाह रहा हूं कि मुकदमा बोला कहीं जाता है, मुकदमा उन राज्यों में दर्ज होता है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं उस प्रवृत्ति पे बात करता हूँ, मुकदमा दर्ज कराने की प्रवृत्तियों पे, मुकदमे के फैसले पे नहीं। तो ये तो कहीं भी हो सकता है। अब सवाल है कि जो बड़ी तस्वीर जो बन करके आ रही है 2024 की, अब सबको समझ में आ गया है कि 2029 तो नहीं देखने वाला। अगर 2024 अगर हाथ से निकल गया तो आप ये मान करके चलिए कि 2029 में वो बहुत ही छोटे मोरे के तौर पर रह जाएंगे या भारतीय राजनीति में या विपक्ष की राजनीति में हाशिए पे चले जाएंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो पहला जो दौर है इस समय विपक्ष की एकता का, वो ये है अपने अस्तित्व को बचाए रखना। अस्तित्व ही अगर नहीं रहेगा, इस तरीके से ईडी और सेंट्रल एजेंसियां अगर उसके ऊपर कार्रवाई करती रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष उस समय सशक्त भूमिका में आ पाएगा। तो ये एक अपने को बचाए रखने की लड़ाई है। और दूसरा एक ये भी समझ में आ रहा है कि अगर राहुल गांधी राहुल गांधी अब नायक बन गए हैं, इसमें तो अब कोई शक रहा नहीं। विपक्ष की धुरी बन गए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि बाकी क्षेत्रीय पार्टियां क्या करेंगी। क्षेत्रीय पार्टियां की नजर ये है, राहुल गांधी क्या कितना भी करे, लेकिन अभी संगठन उस तरीके से वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीनरी में अभी नहीं बदल पाया है। उम्मीद की जाती है कि बदल जाना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हर विपक्ष के नेता की नजर ये है, पोस्ट पोल जो अलायंसेस होंगे उसके बाद जो सत्ता का जो बंटवारा होगा, क्या उस बंटवारे में उनका शेयर किस हद तक तय होगा, ये भी उसी की ये सब पृष्ठभूमि और ये कहना चाहिए लामबंदी अभी से जारी है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। आलोक जी ने इस पूरे जो विपक्षी एकता है या पूरा जो घटनाक्रम है इसको एक नया आयाम दिया, और वो कह रहे हैं कि भाई ये वास्तव में ये सब मान चुके हैं, जो समस्त विपक्ष मान चुका है कि अगर 24 में चूके तो फिर 29 वो देख नहीं पाएंगे। ये बड़ा सवाल है। एक ब्रेक ले रहा हूं और इस सवाल को मैं ब्रेक के बाद जरूर उठाऊंगा। मैं सीधे जाऊंगा हमारे राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी के पास। अरविंद जी, कुल मिलाकर जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, स्थिति है, संसद है और विपक्षी एकता है, इसको आप किस मोड़ पर पा रहे हैं? ये कहां खड़ी है? अनम्यूट करिए अरविंद जी, लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी दुर्गेश जी, आवाज मिल रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गुलाब बांटने से मोहब्बत हो जाती तो माली सारे शहर का महबूब होता। क्या बात है। ये विपक्षी दल जो है ये एकता का बात तो करते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा ही साबित होता है। अभी आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी आक्रामकता इतनी बढ़ गई कि अगर दूसरा कोई कहता तो शायद उसके ऊपर मुकदमा हो जाता। कभी कभार आप देखते होंगे कि जब कोई बड़ा पहलवान अखाड़े में ललकारता है तो कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है।
तो एक उचक करके छोटा पहलवान अखाड़े में कूदता है और लड़काता है कि आइए मैं आपसे लड़ता हूँ, और वो रातों रात जो है वह जो है हीरो बन जाता है, चाहे उसे शस्त्र मिले या न मिले। देखिए यहाँ इसे नूरा भी कहते हैं, नूरा। मैं वही कहना चाहता हूँ दुर्गेश जी, आप जरा गौर करिए, यहाँ सभी विपक्षी दल जो है ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबकी चेष्टा यही है कि प्रतिरोध का प्रस्तावना है मेरा बड़ा हो, लकीर मेरी बड़ी हो। यहाँ पर जो है कंधा जोड़ने की बात नहीं हो रही। कंधा क्यों जोड़ेंगे? आप कश्मीर से उठा करके एकदम बंगाल की खाड़ी तक आ जाइए। आखिर कांग्रेस की जमीन को किसने, सियासी जमीन को हड़पा है? विपक्षी दल जो है, समाजवादी हो, वामपंथी हो, ये कांग्रेस की ही तो सियासी जमीन होती थी ना। तो वो कांग्रेस को क्यों चाहेंगे कि इतना मजबूत हो कि कल की तारीख में जो है हमें अपनी जो है जमीन गंवानी पड़े? ये एकता की बात करते हैं, लेकिन कभी भी उनकी कोशिश में, शीर्ष प्राथमिकता में कांग्रेस को मजबूती देना नहीं है। 1990 में मुझे याद है जब मुलायम सिंह यादव की बीपी सिंह से अलग होकर के नई पार्टी बनाए, तो जब समर्थन देने की बात आई तो उस समय यूपी की कांग्रेस अध्यक्षा राजेंद्र कुमारी वाजपेयी हुआ करती थी और बलराम सिंह यादव बड़े नेता थे। दोनों लोगों ने मना किया कांग्रेस हाईकमान को, मुलायम सिंह को समर्थन मत दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दी और उसके बाद यूपी में क्या हुआ, पूरी कांग्रेस खत्म हो गई। नहीं, मजबूती नहीं, मजबूरी हो सकती है अरविंद जी। मजबूती तो नहीं मान सकता, लेकिन मजबूरी हो सकती है ना। जब पता चला राहुल गांधी भी जा सकते हैं अंदर, अभी जैसा कि स्थिति, अगर जमानत नहीं कराएंगे तो जाएंगे अंदर, उनकी सदस्यता जाएगी, तो फिर कौन विपक्ष आगे बढ़ेगा? हाँ दुर्गेश जी, देखिए यही जो राजनीतिक मजबूरियां है ना, जो ये चाहिए कि जो दल है पूरी मजबूती के साथ लड़े, लेकिन वो घुटने टेक देते हैं। आप देखिए 2014 में जब मोदी जी आए, उस समय कांग्रेस जो 14 राज्यों में थी, 7 राज्यों में बीजेपी थी। 4 साल बाद 2018 में 21 राज्यों में बीजेपी हो गई और 70% आबादी पे शासन करने लगी। आज कांग्रेस जो है किस स्थिति में, 3 राज्यों में उसकी सरकार है। सवाल लाजमी है कि भाई आप किस तरह से लड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आप देख लीजिए, चाहे तेलंगाना से लेके यूपी में देखिए, फिर आपका जो है पश्चिम बंगाल में देखिए, जिस तरह से 3-4 नेता, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश जी हो, केसीआर हो, किस तरह से लामबंदी कर रहे हैं। ये लामबंदी भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये कांग्रेस के भी खिलाफ है। इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि ये तीनों लोग जो अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस की मजबूती जो है कहीं ना कहीं उनके लिए ज्यादा कठिनाई पैदा करेगी अपेक्षाकृत भाजपा के। अच्छा, एक चीज और मैं और कहूंगा, इन तीनों दलों का आप देख लीजिए तो मुस्लिम वोट बैंक उनकी एक बहुत बड़ी जो है ताकत हुआ करती है, लेकिन आज की तारीख में 2019 का मैं आंकड़ा देख रहा था, पूरे भारत में 10% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। महाराष्ट्र में तो 21% दिया है, बिहार में, झारखंड में 14% दिया, असम में जहां बात होती है कि अच्छा, इसका मतलब यह कि बीजेपी बड़ी उम्मीद लगा है मुसलमानों से कि इस बार मुझे लगता है बहुत मजे का वोट उनको मिल जाएगा बीजेपी का, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका जो विश्लेषण कह रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है अरविंद जी। यही बेचैनी जो है विपक्षी दलों को जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो हमारी जो सियासी जमीन है, बीजेपी जो है उस पर जो कहीं ना कहीं जो है आक्रामक तरीके से या आप पर्कुलेट करके योजनाओं के जरिए से वो कहीं ना कहीं जो अपने पाले में करती जा रही है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये सारे दल जो ये दिखावा कर रहे हैं कि नहीं 24 में मोदी जी को हटाना है, तो सवाल आपका बेशक जो है वाजिब है कि आखिर इसका नेता कौन होगा। ये तो मान के चलिए कि जब अखिलेश जी अगर कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को जो है क्षेत्रीय दलों का सपोर्ट करना चाहिए, इसका सीधा साधा तात्पर्य है कि नहीं हम जो है मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी क्यों मानेगी, केसीआर क्यों मानेंगे? तो ये केवल जो है अपनी जो है जमीन मजबूत करने की पूरी शिद्दत के साथ, ताकत के साथ एक कोशिश भर हो रही है। और इसका ये मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा जो है तस्वीर इंद्रधनुषी अगर खिंच जाए तो मुझे इसमें तनिक भी संभावना नहीं दिखती है। ठीक बात है, ठीक बात। मैं राघवेंद्र राजू के पास जाऊंगा। राघवेंद्र राजू जी, एक तो लगातार जेपीसी की मांग 18 दल कर रहे हैं, ठीक है, उनके विचारधाराएं अलग होंगी, वोट बैंक की चिंता होगी, कांग्रेस के खिलाफ होंगे, लेकिन वो अडानी के मसले पर एक है। लगातार अडानी के आज भी 5 कंपनियों के शेयर नीचे गए हैं और एक खबर आई कि ईपीएफ का जो पैसा है वो भी अडानी की कंपनियों में लग गया है और ईपीएफ जो भविष्य निधि कर्मचारी संगठन है उसने कह दिया कि आगे भी हम लगाते रहेंगे। कर्मचारी संगठन ऐसा लग रहा है कि वो कहीं से पैसा लाया था, वो भी कहीं फाइनेंस करा के। ये आम आदमी का पैसा है जो मेहनत करता है, एक आम मजदूर का पैसा है जो अपनी बेटी की हाथ पीले करने के लिए रखता है, उस गरीब आदमी का पैसा है जो जिसके सहारे वो अपना जीवन पेंशन के रूप में चलाना चाहता है। और ये ऐसा बांट रहे हैं जहाँ मालूम दे रहा जिले सुबानी, मतलब एक जिद करे हुए कि देख कर रहेंगे, बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं। राघवेंद्र राजू जी, दुर्गेन जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए जी। कुर्सी पाने और चोला का रंग बदलने का जो दौर शुरू हुआ है,
और आपने जो देखा होगा सियासत में जो बहुत सारे पुराने मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर के भाजपा ही शुरू में आपने देखा हो कहा था भ्रष्टाचार और महंगाई पर बात। तो इन तमाम मुद्दों के बाद जो नए नए आपको अपडेट मिल रहे हैं, ये बात सच है कि अगर जहां तक मकान खाली करने या बंगला खाली करने, कार और गाड़ी खाली करने और अदानी के मुद्दे को लेकर के देश में जिस तरीके का माहौल आज बन उठा है और इसके साथ साथ जिस तरीके से राजनीति में रार चल रही है, आपने अभी केजरीवाल का जिस तरीके से वो दिखाया, जब उनके साथ में अन्ना हजारे जी थे, उन्होंने कहा था कि लोकायुक्त को हम लाएंगे, लोकायुक्त का क्या स्थिति बनी और इसके बाद उन्होंने क्या समीकरण बनाए। आज जो स्थितियां आप देख रहे हैं कि 12 तुगलक रोड जो लुटियंस जोन सबसे वीआईपी जोन माना जाता है, जब कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित होकर के दिल्ली में 1922 में ये तैयार हुआ और जब मैं समझता हूं कि 1931 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ, तब से लेकर के ये लुटियंस जोन, तो मैं समझता हूं लुटियंस जोन में आज 2020 में अदानी का भी बहुत बड़ा बंगला है भगवान दास रोड पर, जिसकी कीमत बाजार में जैसे मीडिया ने बताया था 400 करोड़ से ज्यादा है। तो उस लुटियंस जोन में जो राजनीतिक माहौल बन गया वो गर्माहट है जिस तरीके से, लेकिन उस लुटियंस जोन में तमाम ऐसे चीजें भी आपको देखने, बहुत सारे लोगों को गेस्ट एक्सपोर्टेशन मिले हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2022 में गुलाम नबी आजाद साहब का ही राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो गई, तो क्या उनका मकान अभी खाली हुआ कि नहीं हुआ? नहीं राघवेंद्र जी, कांग्रेस कह रहे हैं कि बंगला और राहुल छोड़ो, बंगला और राहुल छोड़ो, अब लोकतंत्र बचाओ। मैं एक ब्रेक पर फिर जा रहा हूं। राहुल गांधी साहब कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी साहब कह चुकी, लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, उनकी सदस्यता की नहीं है, लड़ाई लोकतंत्र की है। यही सवाल होगा मेरा कि क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लड़ाई लोकतंत्र की लड़ेगा? पहुंचा सकते हैं, ये कहने के लिए हो सकता है, लेकिन ये है बड़ा मुश्किल। अभी ज़्यादातर वक्ताओं ने इस बात को कहा कि भाई आपस में इनको लेकर इतना कॉन्फ्लिक्ट है। मैं गुजरात से हमारे साथ जुड़े राजनीतिक विश्लेषक संजीव पंचोली जी के पास चलूँगा। संजीव जी, ये सारी जो अडानी को लेकर बहुत सारी मुद्दों पर बात हो रही है, रोज लगातार आज भी कुछ कंपनियों के शेयर, 5 कंपनियों के शेयर नीचे चले गए। खबर ये भी आई कि पीएफ का पैसा भी लग गया, ये पैसा जनता का है। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई जेपीसी करा लो, तो इसमें क्या दिक्कत क्या आने वाली है बीजेपी को? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। किसी भी करते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अदानी कंपनी जो है कॉरपोरेट सेक्टर है, तो उसका बैलेंस शीट रहता है, उसका हर सिस्टम, ये कोई 2 नंबर का पैसा, तो कैश पैसा तो आता नहीं है कंपनी में कि भाई इसका 20 करोड़ रुपया है, इसका 50 करोड़ रुपया है, इसके 100 करोड़ रुपये है, और वो खरबों करोड़ रुपए की जो बात जो विपक्ष कर रहे हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि ये कॉरपोरेट सेक्टर है, उसमें एक पैसा भी अगर आता है कहीं से तो वो बाई बैंक ट्रांसफर होता है, कोई सिस्टम मतलब क्लियर सिस्टम से आता है। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जब तक ये कॉरपोरेट सेक्टर है, कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, तो ये पूरा जो सिस्टम है उसके स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर पूरा उसको दिखाया जा सकता है। और अदानी को भी ये बात बताना चाहिए कि भाई इस हिसाब से हमारे पास ये पूरा सिस्टम, यही तो दिक्कत है संजीव जी, यही दिक्कत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 32 सेल कंपनियां हैं, उनमें 20,000 करोड़ रुपया किसका है? अरविंद केजरीवाल आज कह रहे हैं कि अडानी मैनेजर है, पैसा मोदी का है। जब इतने गंभीर आरोप विपक्ष लगा रहा है, तो फिर ये जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल सीधी सरल बात आप कह रहे हैं कि भाई अडानी अपने बैलेंस शीट दिखाए। और जो सेबी नाम की एक संस्था है, अब है कि भी नहीं पता नहीं, हम लोग के जमाने में तो हुआ करती थी जब हम लोग रिपोर्टिंग किया करते थे, अब वो पता ही नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गई। ईडी और सीबीआई बहुत दिखती, लेकिन उसको ये सब नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी जो जिम्मेदारी सौंपी है मेरे ख्याल से सेबी को सौंपी गई, तो आने वाले दिनों में क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर है, पैसा कैश तो ट्रांसफर होता नहीं है, पैसा कोई बैंक ट्रांसफर या सिस्टम से ही होता है। तो ये पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इसका पैसा अगर 20 सेल कंपनियों में राहुल गांधी बता रहे कि भाई इसके पैसे लगे या उसके पैसे लगे, तो नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं पैसा किसका है बताओ, हमें नहीं पता। राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं कि भाई किसका लगा है। और लगातार जब अडानी की कंपनियां घाटे में जा रही हैं, उसके बाद भी जनता का पैसा, आम मजदूर का पैसा, ईपीएफ में किसका पैसा होता है? किसी उद्योगपति का पैसा तो नहीं होता, उसमें किसी अच्छे खासे खाते पीते आदमी का पैसा तो नहीं होता, उसमें मजदूरों की,
मेहनत की कमाई होती है, उनके बेटी के सपने होते हैं, उनकी पेंशन होती है, उसमें बुढ़ापे का सहारा होता है, और वो धड़ाधड़ घाटे वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये किसके इशारे पे? देखिए, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। जी जी सही है, उसका शेयर का मार्केट डाउन हो रहा है, पर उसका जो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो कंपनियां है, उसकी मतलब जो भी उसका लगान है वो तो वहीं पर है। एक केवल पेपर के ऊपर उसका शेयर का रेट गिरता जा रहा है, पर उसकी जो वेल्थ है उसमें कोई असर नहीं हुआ है। तो कंपनियों को भी उम्मीद रहेगी, क्योंकि वो भी देखना पड़ेगा कंपनी किस हिसाब से उसमें पैसे डाल रही है। नहीं संजीव जी, ये तो ट्रेडिंग तो ऐसे ही होती है ना, कोई घर मकान थोड़ी देखने जाता, ट्रेडिंग अप डाउन इसी में पूरा खेल हो जाता है देश में। चलिए, इस विषय को आप, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सीधे सरल कोई चीज़ इसके जवाब है, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े विद्वान नहीं खोज पा रहे हैं। मैं शशांक यादव जी के पास जाऊंगा। शशांक जी, एक तो विपक्षी एकता को लेकर आपसे सवाल है कि अध्यक्ष जी आपके अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस अब अपनी भूमिका बदले, और कल जो रात में बैठक हुई खड़गे जी के घर में, उसमें भी जो 18 विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम एक साथ लड़ेंगे और लोकसभा अध्यक्ष से इस्तीफा भी वो उनको मजबूर कर सकते हैं या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, इस्तीफा इन सेंस की अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप कैसे देखते हैं? दुर्गेश जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बार आपके चैनल में बोल चुका हूं, उसी बात को दोहरा रहा हूं। चूंकि वकील भी हूं, तो एक बड़ा ऑर्डिनरी सा आदमी, रिटायर्ड मास्टर थे, करीब 1-1.5 महीने पुरानी बात है, तो वो साधारण सी बात कहने लगे कि भाई ये सब लोग, आप लोग जितने विपक्षी दल हो, अपनी अपनी नाव चलाना चाहते हो, लेकिन जिस तालाब में चल रहे हो पहले उसमें नाव घुसने लायक तो बनाओ, इतनी जलकुंभी भरी है, पहले मिलके साफ तो कर लो उसे, तब तो नाव चलाओगे। तो ये मुझे इतना उनका कहा तो बड़े हल्के पद में था, लेकिन मुझे बड़ा ये थॉट प्रोवोकिंग लगा। और मैं आज की तारीख में मैं अपने सभी सम्मानित जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे थोड़ी सी राय डिफर करता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि मैं इसको इमरजेंसी से जोड़ रहा हूँ। 1975 और ये 2024 में 50वां साल होगा जब चुनाव होगा, और वही स्थिति है। 75 में भी विपक्ष जो आया था वो कंडीशंस ऐसी थी कि उन पर जाके एकजुट हुआ था, जेल में डाला गया था, और लगभग सभी इंपॉर्टेंट अपोजिशन लीडर जेल के अंदर थे, और वहीं से जनता पार्टी का गठन हुआ, और जब कोई नहीं मिला था तो मोरारजी देसाई साहब को लेके चले आए। आज भी वही स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बार बार कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा है, और आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था, या किसी और पैनलिस्ट में मिस कर रहा हूं, कि कांग्रेस के पास वेल ऑयल्ड मशीनरी नहीं है कि राहुल जी के मैसेज को वो पूरा कम्युनिकेट कर सके। आलोक जी का विचार था, आलोक भदौरिया जी का। जी हाँ जी, वो एक बहुत सही बात थी वो, कि वास्तव में 5-7 राज्यों को छोड़ के अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ दिक्कत है, और इस स्थिति में जो जहां लड़ सकता है वो लड़ेगा। ये विपक्षी दल, दुर्गेश जी मैं कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं, आज की तारीख में बड़ा स्पष्ट रूप से बीजेपी का एक कोर वोट बैंक है, इससे कोई इनकार नहीं करता। वो वोट बैंक है उसके साथ, और पूरा झंडा बरदार करके साथ है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं पूरे ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जनता के अंदर एक एंटी बीजेपी फीलिंग जो है वो खुद पनप रही है। उसमें विपक्षी दलों का कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। जो परिस्थितियां निकल के आ रही हैं, क्लियर कट एक ध्रुवीकरण आम आदमी से बात करते हुए दिखाई पड़ता है। खास तौर से 28-30 साल से ऊपर का जो लड़का है, 25-26 साल तक वाला तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित है, लेकिन उससे ऊपर वाला जो खेती किसानी करने वाला है वो लोग है, जो राशन भी मिल रहा है उसमें भी अभी हम लोग का बाई इलेक्शन हुआ था, हमने 40 से 45 हजार वोट खाली राशन वालों का लिया था। तो हर जगह, और खास तौर से ऑनलाइन मार्केटिंग जो हो रही है, जो छोटा छोटा दुकानदार है, अच्छे खासे जो एजेंसी के शोरूम वगैरह थे, वहां पर ग्राहक को लोग तरस रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही है। और दूसरी तरफ अडानी का जो इशू है, अभी इन सब चीजों में
जो फाइनेंशियल टाइम्स की एक जो रिपोर्ट आई कि पिछले 8 साल में हिंदुस्तान में जो विदेशी निवेश हुआ है उसमें लगभग 45% पैसा केवल अडानी ग्रुप्स में आया है पिछले 8 साल में। अब ये चीजें ऐसी हैं कि विपक्ष यही तो मांग कर रहा है, क्योंकि सेबी के पास पूरा अधिकार है कि शेल कंपनियां पैसे का स्रोत क्या है और टैक्स हेवन कंट्रीज से वो पैसा आ रहा है। तो पूरा ये शक है। वहां पर केजरीवाल साहब खैर सदन में बोल रहे हैं, उन्होंने वहां पर विशेषाधिकार है, वहां पर वो बोल रहे हैं कि पैसा मोदी जी का है। लेकिन इस आरोप की, जब इतना गंभीर आरोप जिस राम राज्य की बात करने वाले लोग आज देश में सरकार चला रहे हैं, तो आरोपों का तो जवाब देना पड़ेगा। वो एक जो बहुत ही प्रेरक प्रसंग जहां पर आता है, जहां पे सीता माता की अग्नि परीक्षा ली जाती है एक मामूली से आरोप पे, यहाँ पर तो इतना बड़ा आरोप है। शशांक जी, आप लोग क्यों अग्नि परीक्षा ले रहे हैं? मोदी जी ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं भैया सीता माता वाली अग्नि परीक्षा दो। क्यों दे भाई अग्नि परीक्षा? एक ब्रेक ले रहा हूं फिर। ब्रेक से वापस आ गए हैं। सवाल मंथन में यही कि क्या विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ माकूल रणनीति बना पाएगा? और बहुत सारा लगातार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो सभी लगभग ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के साथ दिक्कत ये है कि वो आपस में उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत जगह उनमें आपस में बहुत मतैक्यता नहीं है, मतैक्य नहीं है। लेकिन अभी शशांक यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि ना आप 75 में इमरजेंसी की बात भी देख लिए तो जो विपक्ष बना था वो जेल के अंदर से बना था। तो अभी तो मौजूदा विपक्ष जेल गया ही नहीं, एक दो इक्का दुक्का नेताओं को छोड़कर बाकी लोग तो भी बाहर ही हैं। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मिश्रा जी, अगर भारत की राजनीति को आप देखें कि भाई अडानी के मसले पर संसद नहीं चल रही है, अडानी के मसले पर विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता अडानी पर सवाल उठाने पर चली गई। आज ये भी पता चला कि ईपीएफ का पैसा भी अडानी की डूबती कंपनियों पर लगा है। ये वास्तव में देश किस मोड़ पर खड़ा है? सबसे पहले तो दुर्गेंद्र जी, मैं के न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और एक बात कहना चाहूँगा कि जो मनुष्य होता है वो बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। आप सभी अगर याद करें तो ये 2 सीट का विपक्ष था कभी, जो आज पूर्ण बहुमत की सरकार में सत्ता पक्ष है वर्तमान समय में। तो एक वो भी समय था कि जब वो 2 सीट उसके पास थी, लेकिन उसके पुराने परिदृश्य में अगर हम जाएं, उस पर एक नजर डालें, तो शायद कहीं वर्तमान विपक्ष से कहीं ज्यादा विपक्ष की मजबूत भूमिका में वो उस समय उतरा था जब उसके पास मात्र 2 सीटें थी। ठीक बात है। तो निश्चित तौर पर एक किसी भी देश के लोकतांत्रिक इतिहास को मजबूत या बरकरार रखने के लिए 2-3 चीजों की बहुत महती आवश्यकता होती है। उनमें से एक होता है कि विपक्ष का मजबूत होना, और विपक्ष के मजबूत होने की जहां तक जिम्मेदारी थी वर्तमान दौर में, जो कभी जिनका समय बलवान था वो सत्ता पक्ष में थे, तो उनके समय के अनुरूप उन्होंने जो व्यवहार किया था, आज जब समय प्रतिकूल हुआ या वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो अभी भी वो स्थिति जो एक विपक्ष की भूमिका के रूप में उनको अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, वो कहीं जाकर के सुई अटक जाती है कि नेतृत्व कौन करेगा। कांग्रेस का अपना खुद के आंतरिक स्थिति यह है कि विगत 2 दशकों से नेतृत्व का ही संकट है। जितने बड़े राज्य हैं अगर आप देखें, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे स्थितियां ये इनके विरुद्ध चली जाती हैं कि इनके जो नेतृत्व के संकट पैदा हो जा रहे हैं। यही हाल उनका केंद्र में है। तो जब वो अपने यहाँ के नेतृत्व के बारे में स्पष्टता नहीं ले आ पाएंगे, तो मुखर हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। इधर के दौर में कांग्रेस ने जिस तरह के मुद्दे या विषय आए, अगर आपको याद होगा 2G, 3G, कोलगेट, इस तरह के कई मामले जब आए तो विपक्ष ने उसको हाथों हाथ लपका। आज
पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, इन सबों को लेकर के कल तक जो स्थितियां थी, आम जनमानस के पास सामने जिस तरीके का दृश्य उपस्थित किया गया था 10 वर्षों के मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय में विपक्ष के द्वारा, क्या वो स्थितियां आप देख पाए विगत 9 वर्षों में विपक्ष की तरफ से? ठीक बात। तो वो जबकि घटनाएं, स्थितियां, परिस्थितियां, वो सारी चीजें वही हैं जिन वादों और बातों को लेकर के सत्ता पक्ष का आज निर्माण हुआ है, जो पूर्ण बहुमत से है। और वो स्थितियां, परिस्थितियों में बदलाव सिर्फ इतना आ रहा है कि वैश्विक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, तो वैश्विक परिदृश्य का रोना तो पिछले समय में भी हुआ करता था। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक विपक्ष मुखर नहीं होगा, और जहां तक मुखर होने का सवाल है, जब मुखर होने का दौर आया तो अब जैसे मैंने कहा ना, मैंने पहली लाइन बोली है अपने वक्तव्य को जारी करने से पहले कि समय होता है बलवान। जब सत्ता शीर्ष स्तर पर होती है तो उससे चूकें होनी शुरू होने लगती हैं। अब देखना यह होगा कि जो सत्ता पक्ष वर्तमान दौर में चूक कर रहा है, क्या उसका लाभ प्रतिपक्ष उठा पाता है कि नहीं, या आज भी ये अपने नेतृत्व का रोना लेकर के आपस में रोते रहेंगे, एक दूसरे के जो एजेंडे हैं, विषय हैं, उसको लेकर के आपसी इनका वैचारिक विमर्श ही चलता रहेगा, या देश के मुद्दे जो हैं या देश के विषय जो इनके सामने आज के दौर में हैं, चाहे वो अडानी से संबंधित विषय हो, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे गैस बढ़ती महंगाई का विषय हो या बेरोजगारी का विषय हो, इन विषयों पे ध्यान जाता है या ये अपने नेतृत्व के विषय पे ही उलझे रहते हैं? ठीक बात देखना ये होगा। ठीक बात है अरुण जी। मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। आलोक जी, अरुण जी ने थोड़ा सा कालांतर में जाके दो सांसदों वाले विपक्ष की खसूसियत बताई और कहा कि किस तरह वो 303 तक का आंकड़ा वो पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि क्या उस दौर में भी, जैसा कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि भाई अडानी पर सवाल पूछा तो 11 महीने से बंद पड़ा मुकदमा करके तुरंत अपना निपटा के राहुल गांधी बाहर, तो क्या उस दौर में भी इस तरह के दृश्य क्या हो सकते थे? जो मौजूदा आज विपक्ष है, क्या वो ऐसा व्यवहार तब भी कर सकता था क्या? एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बात अरुण जी ने कही कि जो मौजूदा मुद्दे हैं, तो किस तरह भूमिका निभाए वो मौजूदा विपक्ष, किस तरह की भूमिका उसकी होनी चाहिए? आलोक जी, भाई वो अडानी पर सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं शेल कंपनियों का पैसा आया, रक्षा में लग गया। वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का क्या रिश्ता है बताओ। वो कह रहे हैं कि भाई पीएफ का पैसा क्यों लगा दिया डूबती कंपनियों में, आम आदमी गरीब का पैसा है। वो कह रहे हैं एलआईसी आम आदमी का पैसा क्यों लगा दिया। अब जब वो कान में डाल के सत्ता पक्ष बोलेगा ही नहीं तो विपक्ष क्या करेगा और क्या करना चाहिए? आलोक जी, देखिए, इसको दो तरीके से इन चीजों को मैं देखना चाहूँ। पहला, मैं ये नहीं, अभी इस मुद्दे पे बाद में आते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है। मैं इस मुद्दे पे आता हूँ कि बीजेपी के सर्वोच्च नेता कोई वकालत करने वाले, पैरोकारी करने वाले किस स्तर के नेता भाजपा के सक्रिय आज की तारीख में? आप जरा मेरे को बताएं। भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत कद्दावर नेता है, क्या नितिन गडकरी जी सामने आए? क्या राजनाथ सिंह जी उस तरीके से सामने आए? कौन लोग सामने आ रहे हैं? अनुराग ठाकुर। दूसरे कौन आ रहे हैं? रविशंकर प्रसाद। तीसरे कौन आ रहे हैं? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वो हैं जो अपना चुनाव नहीं जीत सकते, राज्यसभा के थ्रू आते हैं। और हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए, आज एक बात बता दूं आलोक जी, आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के विस्तार का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने गए थे, तो डॉक्टर मुरली मनोहर ज्योति को स्थापित किया गया था मंच पे, और गडकरी जी भी बगल में हमें नजर आए। दो ये नेता नजर आए, मोदी और शाह के अलावा। देखिए, आप ये प्रतीक पे जा रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि आप मुरली मनोहर जोशी को कहीं भी ले आइए और आडवाणी जी को कहीं भी ले आइए, पार्टी के किसी भी नीतिगत फैसले में उनकी कोई भूमिका नहीं रहने वाली है। उनकी तो छोड़िए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय जो काबीना में जो मंत्री शामिल हैं, उनकी भी क्या भूमिका होने वाली है या है, ये इससे भी सारे लोग वाकिफ हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रतीक की राजनीति का कोई बहुत ज्यादा परवान चढ़ेगी। अब इसमें मैं आता हूँ कि दूसरे सवाल पे आपके कि विपक्ष के क्या है। हम हमेशा विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं। आप याद करिए कि जो 75 की जो बात करते हैं इमरजेंसी, या 1977 की जो बात करते हैं, तो वो इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था कि विपक्ष का नेता कौन है। वो इलेक्शन इस बात पे लड़ा गया था कि इंदिरा गांधी को हराना। तो ये एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये छोड़ दीजिए कि क्या सीटों का बंटवारा होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2004 में जब कांग्रेस ने 10 साल तक सरकार चलाई, तो एक वो गठबंधन की सरकार थी।
तो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को गठबंधन की सरकार चलाने का पूरा अनुभव है। वही पीढ़ी है, वही सारे के सारे लोग लगे हैं। तो एक तो ये कि हमको इस अनुभव का एक ध्यान रखना चाहिए जब भी हम विश्लेषण करें। और दूसरा ये हमें जो महत्वपूर्ण ये है, आलोक जी कंप्लीट करिए, वक्त बिल्कुल बचा नहीं है, बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए प्लीज। विपक्ष क्या करेगा? मुझे लग रहा है कि विपक्ष को इस समय अपने बचने की जरूरत है, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। और उसको ये नेता वाला छोड़कर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रोग्राम पे ही अटल जी ने भी सरकार चलाई थी, इसी प्रोग्राम पे ही मनमोहन सिंह की भी सरकार चली थी। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलेगा। विपक्ष का नेता कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, वो उसको फैलाना चाहती है, क्योंकि उसमें आता है टीना फैक्टर आता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो इस फैक्टर से, इस चाल से, इस रणनीति से ठीक बात है आलोक जी, विपक्ष को बचना होगा। धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद। अरविंद जयतिलक के पास जाएंगे। जयतिलक जी 20 सेकंड में आप कहेंगे, भाई आलोक जी कह रहे हैं कि ये नैरेटिव है और ये बार बार इसी नैरेटिव पर लाके सुई अटक जाती है बीजेपी की। देखिए दुर्गेन जी, समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते। ये सभी पैनलिस्ट को, देश की जनता को, सबको मालूम है अच्छी तरह से। इस देश में जनता ही हुकूमत तय करती है कौन दिल्ली के तख्तो ताज पर बैठेगा। रही बात 75 की, तो देखिए 75 के नेताओं में जिसकी बात आदरणीय शशांक जी कर रहे थे, उनके पास चरित्र का बल था, एक नैतिक बल था। किसी के ऊपर घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार का कोई किसी तरह का आरोप नहीं था। उन लोगों पर जनता की भरोसा था। आज की तारीख में जो लोग जो है बात कर रहे हैं मोदी को हटाने का, उनके पास देखिए नैतिकता के उच्च आदर्शों का परखा जरा कभी खत्म नहीं होता। ये समाज की ये अस्थायी सच है। जनता जो है उसको ठीक बात है। अरविंद जी कंप्लीट करिए, अब समय खत्म। मैं जाऊंगा शशांक यादव के पास फाइनल कमेंट। शशांक यादव बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अरविंद जयतिलक वो नेता पाक साहब थे, मौजूदा विपक्ष बहुत आकंठ तक डूबा हुआ है। जनता तय करने जा रही है। अडानी मुद्दा है बोलने के लिए, लेकिन जनता देगी महंगाई पर, जनता बेरोजगारी पर। 60% जनता ने आज तक वोट नहीं किया है भाजपा को, 40% पे है। और ये नेता कुछ करें, जनता तय करेगी हमें किसको भाजपा के खिलाफ जिताना है। नेता जुड़े या न जुड़े, एंटी बीजेपी और प्रो बीजेपी वोट होने जा रहा है, कैंडिडेट कोई भी हो। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र राजू जी, शशांक यादव जी, संजीव पंचोली जी, अरविंद जयतिलक जी, अरुण मिश्रा जी और आलोक भदौरिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।